स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल POV हॉरर स्टोरीज में, जहां आपको हर दिन नई कहानी सुनने का मौका मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे हमारी और भी डरावनी और दिलचस्प कहानियां आप सुन सके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे हवेली में जो बहुत सालों से बंद पड़ी है। लोगों का मानना है कि इस हवेली में बुरी आत्माएं हैं और लोग यहाँ जाने से डरते हैं। दो दोस्त इस हवेली में जाते हैं। क्या होता है उनके साथ जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी में। चलते हैं हमारी कहानी की ओर। सन 1998 संपूर्ण नगर आज एक अच्छा खासा कस्बे में तब्दील हो चुका था। बड़ी बड़ी मार्केट, बड़ी बड़ी दुकानें और तो और 2 फैक्ट्रियां भी स्थापित हो चुकी थीं। कुल मिलाकर एक अच्छा खासा बिजनेस हब बन चुका था संपूर्ण नगर। इस कस्बे में बाहर से भी कई व्यापारी आकर अपना धंधा दिन दूना और रात चौगुना कर रहे थे। मतलब सब अच्छा कमा खा रहे थे। यहाँ के स्थायी निवासियों को भी इस चीज का लाभ मिल रहा था, रोजगार प्राप्त हो रहा था। सब खुश थे, लेकिन इस खुशी में भी एक खौफनाक डर समाया हुआ था। वो डर था संपूर्ण नगर कस्बे के बगल में उपस्थित एक बाग था। वो बाग लगभग 4 एकड़ कर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। उस बाग के आसपास भी कोई नहीं जाता था। उसके अंदर जाने की बात तो दूर थी, और कारण था उस बाग में एक पुरानी हवेली जो अब खंडहर का रूप ले चुकी थी। इमारत को देखकर ही अंदाजा लगता था कि किसी जमाने में वो आलीशान और शानदार रही होगी, लेकिन अब आलम यह था कि कोई भी उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। उस बाग में आम, लीची, अंगूर और कई फलदार पेड़ थे, और सीजन आने पर फलों से लद भी जाते थे। लेकिन उन फलों को भी लोग श्रापित मानते थे। इसलिए वहां अंधेरा होने से ही पहले सभी दुकानदार और खरीदार अपने अपने घर चले जाते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि रात में इस कस्बे में कयामत आती है। किशन पाल बड़ी जल्दी दुकान बंद कर रहा था, क्योंकि आज दुकान पर ग्राहक ज्यादा होने से देर हो गई थी। वो दुकान अंधेरा होने से पहले ही बंद कर देता था, लेकिन लालच बुरी बला है, इसलिए आज उसे देर हो गई थी। उसने जल्दी ताला लगाया और साइकिल से चल दिया। उसका घर का रास्ता उसी बाग के किनारे वाली रोड पर पड़ता था। वो चल तो दिया, लेकिन उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। अब उसे दुकान देर तक खोलने का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब तो देर हो ही चुकी थी। अब क्या हो सकता था? ऐसा कोई ठिकाना भी नहीं था जो वहां कहीं रुक जाता। मन ही मन भगवान को याद करते हुए वो सतर्क और डरी हुई निगाहों से इधर उधर देखता हुआ चलने लगा। बाग वाली रोड जब नजदीक आने लगी तो उसे ऐसा लगा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। उसकी डर की सीमा न रही। एक पल के लिए वो रुका, लेकिन रुकने से बात बनने वाली तो थी नहीं। सो एक गहरी सांस लेकर और भगवान को याद कर उसने अपने आप में हिम्मत का संचार किया और आगे बढ़ने लगा। तभी उसको लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका दिल जैसे हलक में आके अटक गया। उसने डरते डरते पीछे देखा तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसकी सांस बहुत तेजी से चल रही थी। तभी एक कुत्ता पेड़ के पीछे से निकला तो उसे देखकर उसकी जान में जान आई। वो फिर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते जब वो बाग पार कर गया तो उसको एक आदमी आगे पैदल जाता दिखाई दिया। उसको देखकर वो अति प्रसन्न हो गया और तेजी से साइकिल चलाकर वो उसके नजदीक पहुंच गया। उसने देखा कि वो तो उसके गांव का मनोहर है। उसने उसको पुकारा, मनोहर भैया, ओ मनोहर भैया, तनिक रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूं। मनोहर ने पीछे मुड़कर देखा और रुक गया। किशन पाल उसके नजदीक आकर बोला, मनोहर भाई क्या बात है, आज पैदल? मनोहर ने सिर्फ मुस्कुरा भर दिया। किशन पाल बोला, आओ मनोहर भाई, पीछे बैठ जाओ, दोनों साथ में चलते हैं। दरअसल मनोहर और किशन पाल में जरा भी नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे से बात भी करना नहीं पसंद करते थे, लेकिन आज उसी किशन पाल को मनोहर किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। मनोहर बिना कुछ बोले पीछे बैठ गया। किशन पाल साइकिल चलाने लगा। किशन पाल मनोहर से अपनी आज की आप बीती सुनाने लगा। मनोहर चुपचाप बैठे सुनता रहा। तभी अचानक किशन पाल को लगा कि साइकिल बहुत वजनदार हो गई हो और उसको खींचना मुश्किल हो रहा है। वो बोला, अरे मनोहर भैया, ये अचानक साइकिल इतनी भारी क्यों चलने लगी? ऐसा लग रहा कि मैं कई कुंतल वजन खींच रहा हूं। मनोहर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जब साइकिल खींचना मुश्किल हो गया तो उसने उसको रोक दिया। अरे ये क्या, पीछे तो कोई भी नहीं था। ये देखकर किशन पाल डर गया। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अरे मनोहर भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? क्या इतने दिन की बुराई का बदला ले रहे हो भाई? देखो भाई, इस तरह का मजाक ना करो, मैं वैसे भी दिल का बहुत कमजोर आदमी हूं। किशन पाल आसपास देखता हुआ बोला। शायद उसे लग रहा था कि उसके साथ मनोहर मजाक कर रहा है,
लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। जब काफी देर तक जवाब नहीं मिला तो किशनपाल को जैसे खौफ का दौरा से पड़ने लगा। दिमाग में यही चल रहा था कि क्या उसे भ्रम हो गया था, या कोई तो था, या कोई तो है। तभी अचानक मनोहर उसे दिखाई दिया, जो पास वाले खेत की झाड़ियों में छुपा बैठा था। ये देखकर उसका डर गुस्से में तब्दील हो गया। साइकिल को वहीं डालकर वो बड़बड़ाते हुए आगे उसकी तरफ बढ़ रहा था। इस साले मनोहर को आज नहीं छोड़ूंगा। साला मुझे डराता है, साले ने जान ही निकाल दी थी। साला झाड़ियों में छुपकर बैठ गया, लेकिन मेरी भी निगाह काफी तेज है। कहते कहते वो उसके पास पहुंचा और उसके कंधे को झिंझोड़ाकर अपने तरफ घुमाकर बोला, तू क्या समझता है मैं डर। बाकी शब्द उसके हलक में अटक गए, मानो उसके गले में सूखी रेत भर गई हो। आंखें बाहर को उबलने लगी, दिल और दिमाग सुन्न पड़ गए थे। नजारा ही कुछ ऐसा था, क्योंकि मनोहर का चेहरा ही नहीं था। चेहरा बिल्कुल सपाट था ना, आंखें न नाक न होंठ, बस बिल्कुल सपाट। किशनपाल मानो लकवे का शिकार हो गया था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर केवल उस चेहरे को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। दिमाग अंदर ही अंदर भागने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन मानो उसके पैर जमीन से चिपक गए हो। तभी उसके अंदर मानो चेतना का संचार हुआ और वो लंबी चीख मारते हुए भागने को हुआ। लेकिन उस बिना चेहरे वाले इंसान ने उसके हाथ पकड़ लिए और घर घर आती और रीढ़ में सिहरन पैदा करने वाली भयानक और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, मैं मनोहर नहीं हूं। ये सुनते ही किशनपाल हाथ छुड़ाकर भागने लगा और भागते भागते ठोकर खाकर गिरा। फिर उठकर भागने को हुआ तो क्या देखता है, वो तो उसी बाग के किनारे खड़ा है। ये देखकर उसे गश आने लगी और वो बेहोश होकर गिर गया। किशनपाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। क्या वो कोई सपना देख रहा था, या सचमुच उसके साथ कोई घटना हुई है। अभी वो खड़ा यही सोच रहा था कि अचानक उस बाग से एक कुत्ता टाइप का कोई जानवर आया और उसको खींचकर उस बाग में ले जाने लगा। उसकी चीख पूरे वातावरण में गूंज उठी, जो शायद उसकी अंतिम चीख थी। उसके बाद वहां ऐसी शांति हो गई मानो कुछ हुआ ही न हो। जब रात में किशनपाल नहीं लौटकर आया तो उसके परिवार वालों ने सोचा कि शायद रात होने के कारण वो दुकान में ही रुक गया हो। लेकिन जब सुबह वो घर नहीं आया तो उसकी पत्नी रूपा ने अपने बेटे सोहन को उसको देखने भेजा। लेकिन वहां किशनपाल होता तो मिलता ना, दुकान भी बंद थी। सोहन ने आसपास के दुकानदारों से उसके बारे में पूछा तो सबने अनिभिजता जाहिर की। हैरान परेशान सोहन अपनी मां के पास आया और उसको सारी बात बताई। उसकी मां तो रोने ही लगी कि उसका पति आखिर कहां चले गए। सब परिवार वालों ने मिलकर पुलिस के पास उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी। बाजार में अफवाहों का माहौल गर्म था। सभी किशनपाल की बात कर रहे थे कि किशनपाल जरूर रात में बाग वाली सड़क से गया है और उस शैतानी आत्मा ने उसको बाग में ले जाकर मार दिया है। इस बात को काफी दिन हो गए। पुलिस किशनपाल का पता नहीं लगा पाई। हां, उसे किशनपाल की साइकिल उसी रास्ते पर एक गहरी खाई में पड़ी मिली। आधार जयकिशन जी का लड़का था, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आज संपूर्ण नगर आ गया था। साथ में उसका दोस्त अभिनव भी कुछ दिनों के लिए गांव घूमने आया था। जयकिशन जी संपूर्ण नगर के जाने माने रईस व्यक्ति थे। आधार उनका इकलौता बेटा था, जो पैरानॉर्मल साइंस एंड एक्टिविटीज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गांव आया था उसको। और अभिनव को एक जाने माने यूट्यूब चैनल ने पैरानॉर्मल पावर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रोजेक्ट दिया था, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम भी मिली थी। और इत्तेफाक से उस प्रोजेक्ट की लिस्ट में संपूर्ण नगर का वो मनहूस बाग और हवेली भी थे। अभी तक उस प्रोजेक्ट को बनाने के चक्कर में वो जिस जिस हॉन्टेड लोकेशन पर गए, उन्हें वहां कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, और अगर मिला तो वो भी बहुत कम। अब उनके गृहनगर की बारी थी। उन दोनों ने गांव वालों से उस बाग और हवेली की जानकारी जुटानी शुरू कर दी, लेकिन किसी गांव वाले ने उनको संतोषजनक जानकारी नहीं दी। तभी किसी बड़े बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि गांव के आखिर में एक साधु बाबा रहते हैं, जो काफी उम्रदराज हैं। शायद उनको उस बाग और हवेली के बारे में जानकारी हो। आधार और अभिनव उन बाबा के पास पहुंचे। उस समय बाबा ध्यान मग्न थे। वो दोनों बाहर बने एक चबूतरे पर बैठ गए और बाबा का ध्यान टूटने का इंतजार करने लगे। करीब आधा घंटा इंतजार करने के बाद बाबा ने आंखें खोली और उन दोनों के आने का मकसद पूछा। आधार ने पहले अपना और अपने दोस्त का परिचय दिया, फिर अपने आने का मंतव्य जाहिर किया। उसकी बात सुन पहले तो बाबा चौंक गए। कुछ पल उनके चेहरे पर परेशानी हावी रही। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने उनसे कहा, बेटे मेरी मानो तो उस बाग और हवेली के बारे में भूल जाओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस बाग और हवेली का रहस्य इतना गहरा है कि कोई भी आज तक खुलकर उसके बारे में जान नहीं पाया है।
और जिसने भी उसके बारे में गहनता से जानने की कोशिश की वो जिंदा वापस नहीं आ पाया है। जिसकी किस्मत ज्यादा अच्छी थी वो या तो पागल हो चुका है या जिंदा लाश बन गया। तुम पढ़े लिखे क्या कहते हो? हां, कोमा में चला गया। इसलिए मेरी मानो तुम लोग उस हवेली और उसके बाग के चक्कर में न पड़ो और आराम से अपनी जिंदगी जियो। अभिनव बोला, लेकिन बाबा आखिर ऐसा क्या है उस हवेली का राज जो आप भी बताना नहीं चाहते और गांव वाले भी उसकी बात करने से डरते हैं? आधार बोला, बाबा प्लीज आप हमें बताइए। हम उस हवेली का राज दुनिया के सामने लाएंगे और सबको बताएंगे कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में न पड़े। ये भूत प्रेत जादू टोना जैसी कोई चीज नहीं होती है। हां, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, वो भी साइंटिफिक रीजन के कारण होती है, जिन्हें लोग भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। बाबा थोड़ी नाराजगी से बोले, देखो बेटा, अच्छी बात ये तुम लोग पढ़ लिख गए, लोगों और समाज के अंदर से डर और अंधविश्वास जैसी चीजें निकालना चाहते हो। लेकिन बेटा इस संसार में हर एक चीज मौजूद है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, जिसे तुम लोग नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का नाम देते हो। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। अगर सिक्का दोनों तरफ एक जैसा हो तो वो खोटा माना जाता है। वैसे ही इस संसार को संचालित करने वाले ईश्वर ने या शक्ति ने इस पृथ्वी का, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को समान मात्रा में रखा है। जहां सकारात्मकता ज्यादा होती है वहां भगवान बसते हैं और जहां नकारात्मकता अधिक होती है वहां शैतान। इसलिए बच्चों मेरा कहना मानो, अपने घर जाओ और इस हवेली और उस बाग के झंझट में न पड़ो जितना तुम सोच भी नहीं सकते। ये बाग और हवेली उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और भयावह है। आधार और अभिनव ने बाबा से और कुछ ज्यादा नहीं पूछा और उनको प्रणाम करके वापस घर आ गए। मां ने उनसे हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बोला तो आधार बोला, वो और अभिनव कमरे में ही खाएंगे। खाना खाते खाते अभिनव बोला, यार आधार, गांव वालों और उन बाबा की बातें सुनकर सचमुच लगने लगा है कि कहीं हम इस प्रोजेक्ट के चक्कर में मुसीबत में न पड़ जाएं। इसलिए मेरी बात मान, हम इस प्रोजेक्ट को यहीं खत्म करते हैं और उस चैनल टीम को सौंप देते हैं। आधार, नहीं अभिनव, अगर हमने ऐसा किया तो हम वाकई मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि चैनल ने हमसे एग्रीमेंट लिया है कि कम से कम हमें 12 हॉन्टेड लोकेशन की डॉक्यूमेंट्री बनाकर देनी है। 8 तो हमारी पूरी हो चुकी है, ये हमारी 9वीं लोकेशन है। अभिनव छोड़ यार, इस लोकेशन को नेक्स्ट लोकेशन ट्राई करते हैं। आधार, पागल हो गया है क्या? अगर अगली लोकेशन इससे भी ज्यादा डरावनी और भूतिया हुई तो तू फिर कहेगा छोड़ यार, अगली देखते हैं। इस तरह तो बन चुकी हमारी डॉक्यूमेंट्री जिंदगी इसी प्रोजेक्ट में बीत जाएगी और जो चैनल ने पैसा दिया है पेट भरकर वो सूद समेत वापस करना पड़ेगा और धोखाधड़ी का मुकदमा अलग से बात करता है। अभिनव, फिर? आधार, कुछ तो सोचना पड़ेगा। कुछ देर सोचकर चल आज रात चैन से सो ले, क्योंकि कल हमारी नींद हराम होने वाली है। अभिनव डर कर क्यों? आधार हंसकर, अबे उल्लू, कल से हम बिना किसी को बताए चुपचाप उस बाग और हवेली की छानबीन करेंगे और दुनिया और उस बाबा के सामने उसकी सच्चाई सामने लाएंगे। तब मैं उस बाबा को बताऊंगा कि मैं सही था या वो। आधार और अभिनव सुबह उठे और शहर जाने का बहाना बनाकर उसी बाग की तरफ चल दिए। उस दिन शनिवार था, पूरी मार्केट उस दिन बंद रहती थी, इसलिए आज दिन में भी वो सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। वैसे भी उस सड़क का इस्तेमाल वही करते थे जो जल्दी में होते थे, वरना सभी हाईवे का इस्तेमाल करते थे, जो थोड़ा लंबा तो था लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित था। दोनों बाइक से उस सड़क की तरफ चल दिए और उस सड़क पर आते ही अभिनव बोला, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अभी भी वक्त है, वापस लौट चलते हैं। आधार बोला, तू फिर शुरू हो गया, चुपचाप बैठे रह वरना यहीं उतार दूंगा। फिर जाना पैदल। अभिनव उसकी बात सुन चुप हो गया। आखिरकार वो उस बाग के सामने पहुंच ही गए। उन दोनों ने बाहर खड़े खड़े ही उस बाग की तरफ एक नजर डाली। अभिनव बोला, यार यहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, देख कितनी भयानक खामोशी है यहां। आधार ने गुस्से से उसे घूरा और बोला, तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं जब तक इस हवेली का राज जान न लूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। अब बकवास छोड़ और चल मेरे साथ। न चाहते हुए भी अभिनव आधार के पीछे पीछे चल पड़ा। वो उस बाग के अंदर पहुंचे तो बाद में तमाम तरह के फल और फूल वाले पेड़ लगे हुए थे। फलों वाले पेड़ों पर फल और फूल वाले पेड़ों पर फूल लदे हुए थे। उन पेड़ों को देख आधार बोला, किस कमबख्त ने इस बाग को मनहूस बना दिया। देख कितने मनमोहक फूल लगे हैं और कितने रसीले फल लगे हुए हैं। चल पहले फल तोड़कर खाते हैं।
उसके बाद उन दोनों ने जी भरकर वहां लगे फल खाए और कुछ अपने बैग में रख लिए। उसके बाद उन लोगों ने पूरा बाग घूमा। तभी एक पेड़ बहुत जोर से हिला। अभिनव और आधार चौंक गए। अभिनव तो बहुत ज्यादा डर गया। कुछ नहीं होगा, कोई बंदर। वाकई में एक बंदर था। वो दोनों हवेली की तरफ बढ़ गए, लेकिन एक चीज उन्होंने नोट नहीं की। वो बंदर कुछ अजीब था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, जो उन दोनों को घूर रही थीं, और उसके पंजे बिल्कुल किसी शेर जैसे पैने थे। उधर हवेली की तरफ बढ़ रहे दोनों को ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे से तेजी से गुजरा हो। दोनों चौंक कर पीछे देखने लगे, लेकिन कोई नहीं था। आधार ने अभिनव को आंखों से ही सांत्वना दी और आगे बढ़ने लगे। सामने हवेली थी। उसको देखकर ही अंदाज लग रहा था कि किसी जमाने में वो एक शानदार इमारत रही होगी, लेकिन समय की मार ने उसको बड़ा ही भयानक बना दिया। अभिनव और आधार के सामने ही उस हवेली का मुख्य द्वार था, जो काफी बड़ा था, और उस पर बहुत मजबूत लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था। उस द्वार के दाएं और बाएं दो पाषाण के शेर भी बैठी अवस्था में लगे हुए थे, जिनकी आंखें बड़ी भयानक थीं। अभिनव को लगा कि जैसे उनमें एक शेर उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन मन का वह समझ वो चुप रहा। आधार ने नेगेटिव एनर्जी को भांपने वाला यंत्र निकाला और उसको अभिनव को पकड़ा दिया। फिर उसने एक और यंत्र निकाला जिसमें एक छोटी सी डिस्प्ले भी थी। उसका काम यह था कि वो नेगेटिव एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा में तब्दील कर देता था। उसने वो यंत्र और एक वॉइस रिकॉर्डर और एक इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरा भी निकल, और फिर इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। ये सब आइटम विदेशी था, अभी इंडिया में उपलब्ध नहीं था। ये सब सामान उसी विदेशी यूट्यूब चैनल ने इस प्रोजेक्ट के लिए उनको उपलब्ध कराया था। उसके बाद आधार ने उस हवेली का द्वार खोलने की कोशिश की तो द्वार नहीं खुला। फिर दोनों ने काफी जोर लगाए, लेकिन द्वार टस से मस नहीं हुआ। दोनों हांफते हुए उखड़ी हुई सांस को संयंत्र करने लगे। तभी कड़र कड़र की आवाज करता हुआ द्वार अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उसको खोल दिया हो। आधार और अभिनव हैरान रह गए। अभिनव बोला, यार ये तो अपने आप कैसे खुल रहा है? आधार बोला, अबे इतने जोर लगाए हैं, कोई चीज अटक रही होगी, लेकिन जोर लगाने से वो हट गई होगी और दरवाजा हवा के जोर से खुल गया। वो दोनों अपना साजो सामान लेके हवेली के अंदर घुस गए, लेकिन उन दोनों ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, एक शेर की आंखें लाल हो उठी और उसकी गर्दन उनकी तरफ घूम गई थी। अंदर हवेली काफी बड़ी और शानदार थी। हालांकि जगह जगह जाले लगे थे और तमाम कूड़ा और गंदगी जमा थी, लेकिन उसके अंदर पड़ा हुआ साजो सामान अभी भी शानदार था। हवेली 2 मंजिला थी। उसके नीचे वाले पोर्शन में एक बड़ा सा आंगन था और लगभग 10 कमरे थे। हर एक कमरे के दरवाजे पर एक मोटा ताला लटक रहा, जिन पर जंग लग चुकी थी। अब क्या करें आधार? अभिनव बोला। आधार ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और अपने यंत्रों को सेट करने लगा। लगभग उन्होंने सारा पोर्शन घूम लिया। हर एक कमरे के बाहर खड़े खड़े उन यंत्रों की परख करते रहे, लेकिन कहीं कोई ऐसी चीज या ध्वनि नहीं मिली जिसकी तलाश में वो वहां आए थे। चल अब ऊपर वाली मंजिल देखते हैं, आधार ने कहा। वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। तभी अभिनव को ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे आ रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। वो ऊपर पहुंचे। ऊपर एक बड़ा सा बरामद था और लगभग उतने ही कमरे थे, लेकिन वो सभी कमरे खुले हुए थे। हाँ, एक कमरा जो सब कमरों से बड़ा था। उस कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला पड़ा था और उस ताले पर कुछ धागे बंधे हुए थे और एक छोटा सा त्रिशूल भी लगा हुआ था। आधार को यह कुछ अजीब लगा। उसने हर एक कमरे में जाकर देखा, फिर लास्ट में उस कमरे की तरफ आया और जैसे ही उस कमरे के पास वो अपने यंत्र लाया, घोस्ट डिटेक्टर तीव्र ध्वनि करने लगा। ये देख दोनों चौंक गए। उसने फिर शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टर को उससे कनेक्ट किया और दोनों हैरान रह गए। वो एक शक्तिशाली ऊर्जा का संकेत दे रहा था। आमतौर पर तो ऊर्जा का औसत 10% से लगा कि 35% तक होता है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली स्पिरिट हो, हद से हद 60%, लेकिन यहां तो मामला 90% का था। ये देख एक बारगी आधार और अभिनव को पसीना आ गया। अभिनव जल्दी से बोला, यार चल, यहां से ये कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पैरानॉर्मल एनर्जी है। अगर ये एक्टिव हो गई तो हमको कोई नहीं बचा सकता। अभिनव अभी बोल ही रहा था कि उसको एक कमरे से एक खौफनाक चेहरा झांकता नजर आया। वो चीख पड़ा, आधार क्या हुआ? चीख क्यों रहा है? आधार, अभी हमें कोई उस कमरे से देख रहा था। बहुत भयानक शक्ल थी उसकी, बड़ी बड़ी लाल आंखें जिनमें से खून निकल रहा था और पूरा चेहरा उधड़ा हुआ था। दांत बड़े बड़े और नुकीले थे, बिल्कुल ड्रैकुला की तरह। आधार ने उसको सांत्वना दी, घबरा मत, तू डरा हुआ है।
तुझे कोई वहम हुआ है, ये सब नजर का फेर होता है। दिमाग जो सोचता है कभी कभी उसकी आकृति नजर में आ जाती है, जिसे लोग भूत प्रेत समझ लेते हैं। नहीं आधार, ये मेरा वहम नहीं था, सच में वहां कोई था। शट अप अभिनव, मैं कह रहा हूं ना, तुझे जरूर कोई भ्रम हुआ है। उसके बाद आधार ने इधर उधर ढूंढकर एक बड़ा सा पत्थर लिया और त्रिशूल निकालकर उस ताले को तोड़ने चला। और जैसे ही उसने ताले पर वार करना चाहा, अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज आधार, ये मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है। आधार ने गुस्से से उससे हाथ छुड़ाया और जैसे ही ताले पर पहला वार किया, एक भयानक चीख पूरी हवेली में गूंज गई। सैकड़ों कुत्तों जैसे एक साथ रो रहे हैं, ऐसी आवाज आने लगी। ये देख अभिनव और भी ज्यादा डर गया। आधार भी ये सब सुनकर घबरा गया। कुछ पलों के लिए उसका हाथ रुका, लेकिन कुछ क्षणों बाद सब कुछ शांत हुआ। तो उसने फिर उस ताले पर पत्थर का वार किया, लेकिन अब की कुछ भी न हुआ। ये देख उसने राहत की सांस ली। अभिनव तो मारे डर और घबराहट के सिकुड़ा खड़ा था। तभी उसने देखा कि एक काला साया एक कमरे से निकल दूसरे कमरे में घुस गया। उसने अपनी आंखें डर से बंद कर लीं और जैसे ही आंखें खोली, वो साया ठीक उसके सामने अपनी लाल आंखों से खड़ा घूर रहा था। उसकी चीख निकली और वो पीछे धड़ाम से गिर गया और नीचे रखा त्रिशूल, इंफ्रारेड कैमरा और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कन्वर्टर उसके वजन से टूट गया। उधर उसके गिरने से पहले ही आधार ने आखिरी वार उस ताले पर किया था जो टूट चुका था। आधार ने जब उसकी चीख सुनी और उसको गिरते देखा तो वो बौखला गया और झट से गिरे हुए अभिनव के पास आया और उसको उठाया। जब उसने देखा कि उसके गिरने से उसके यंत्रों का कबाड़ा हो चुका है, तो वो गुस्से से कांपने लगा और अभिनव को लताड़ने लगा। अभी वो लताड़ ही रहा था कि एक बहुत ही भयानक आवाज आई, जैसे सैकड़ों भेड़िए एक साथ गुर्रा रहे हों। ये सुन आधार भी डर गया और उस दरवाजे की ओर देखने लगा जिसका ताला वो तोड़कर आया था, क्योंकि आवाज भी उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। तभी अचानक एक झटके से उस दरवाजे की कुंडी उखड़ी और पूरा दरवाजा खुला और उस दरवाजे से एक बहुत तेज हवा का झोंका निकला और इसी के साथ उस दरवाजे से निकली भयानक कयामत, जिसको देखकर आधार और अभिनव की सिट्टी पिट्टी गम हो गई। दोनों पलकें झपकाना भूल गए। दोनों के दिल मानो सीना फाड़ बाहर आने को आतुर हो गए। सांसें धौंकनी की मानिंद भाग रही थी। पूरा शरीर सुन्न हो गया। उस कयामत की लंबाई कम से कम 8 फुट के आसपास होती। पूरा चेहरा उधड़ा हुआ, जिससे सड़ा हुआ खून टपक रहा था। लाल लाल भयानक आंखें किसी भैंसे की तरह, दांत बाहर निकले हुए जो मोटे सूजे के मानिंद नुकीले थे। काली जुबान जो बाहर आधी लटक रही थी। पूरे जिस्म पर भालू के माफिक काले और बड़े बड़े बाल, लंबे और नुकीले बड़े बड़े नाखून। उस भयानक पिशाच ने एक भयानक किलकारी मारी और उन दोनों की तरफ बढ़ा। वो शैतान उन दोनों की तरफ बढ़ा और आधार और अभिनव के होशो हवाश गुम थे। बस वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ उस दरिंदे को देख रहे थे जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। तभी जैसे आधार को होश आया, उसने अभिनव को झंझोड़ा और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम थे। उसने और अभिनव ने लाख उठने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर ने जवाब दे दिया। अभिनव तो डर के मारे चीखने रोने लगा। कुछ ऐसी हालत आधार की भी थी। तभी उस राक्षस ने अभिनव का गला पकड़ा और अपने पैने नाखूनों से उसके गले पर वार किया। खच की आवाज के साथ उसकी गर्दन आधी कट गई और भल भल खून गिरने लगा। वो शैतान अपनी काली लंबी जीभ से वो खून चाप चाप की आवाज के साथ पीने लगा। आधार की हालत बहुत खराब। उसके सामने ही उसकी जिगरी दोस्त का वो शैतान मारकर खून पी रहा था। आधार मारे डर और गुस्से के चीख रहा था, चिल्ला रहा था। खून पी रहे शैतान ने अपने पैने और नुकीले बड़े बड़े दांतों से अभिनव की गर्दन से एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा नोचा और चबड़ चबड़ करके खाने लगा और एक नजर चीख रहे आधार के ऊपर डाली। उफ, कितना भयानक लग रहा था वो दरिंदा। उसके दांत में फंसा मांस का टुकड़ा और मुंह से टपकता खून उसे और डरावना बना रहा था। आधार ने उसे अपनी तरफ घूरते देखा तो उसकी सांस थम सी गई। उसका दिल उछलकर उसके हलक में आ फंसा। तभी उस हैवान ने आधार को दोनों हाथों से पकड़ा और चीर डाला। आधार की भयानक दर्दनाक चीख उस हवेली में गूंज गई, अंतिम चीख। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। कुछ कहानियों में शैतान जिंदा रह जाते हैं। हर एक कहानी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर करें अपने दोस्त को जो ऐसी किसी बातों को नहीं मानता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।